यहाँ पर हम बात करें वैक्यूम ब्रेक एवं एयर ब्रेक प्रणाली में अंतर क्या है। जैसे वैक्यूम ब्रेक प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लंबाई में वैक्यूम एग्जॉस्टर द्वारा बनाया जाता है। एयर ब्रेक प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लंबाई में कंप्रेस्ड एयर या कंप्रेस्ड से चार्ज किया जाता है। वैक्यूम ब्रेक प्रणाली में ट्रेन के अंतिम वाहन तक वैक्यूम की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए 51 मिलीमीटर व्यास का ट्रेन पाइप लगा होता है, जबकि एयर ब्रेक प्रणाली में ट्रेन के अंतिम वाहन तक एयर प्रेशर की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए गुड्स स्टॉक में 32 मिलीमीटर व्यास के ब्रेक पाइप तथा कोचिंग स्टॉक में 25 मिलीमीटर बोर के ब्रेक पाइप या फीड पाइप लगे होते हैं। और वैक्यूम जो ब्रेक प्रणाली है, दो क्रमिक डिब्बों के बीच लचीला जोड़ बनाने के लिए ट्रेन के स्वान नेक पर हॉज पाइप क्लिप की सहायता से हॉज पाइप लगा होता है, जबकि एयर ब्रेक प्रणाली में दो क्रमिक डिब्बों के बीच लचीला जोड़ बनाने के लिए ब्रेक पाइप के अंतिम सिरों पर एंगल कॉक में निप्पल की सहायता से एयर हॉस लगे होते हैं। वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में हॉज पाइप के दूसरे सिरे में यूनिवर्सल कपलिंग लगा होता है, जबकि जो एयर ब्रेक प्रणाली है इसमें एयर हॉस के दूसरे सिरे में पाम हैंड लगा होता है। वैक्यूम ब्रेक प्रणाली में दो हॉस पाइपों को जोड़ को लीक प्रूफ बनाने के लिए यूनिवर्सल कपलिंग में रबड़ का IRS वाशर लगा होता है, जबकि एयर ब्रेक प्रणाली क्या होता है, दो एयर हॉस के जोड़ को लीक प्रूफ बनाने के लिए पाम हैंड में MU वाशर लगे होते हैं। फिर वैक्यूम ब्रेक प्रणाली में बात करें, वैक्यूम ब्रेक प्रणाली में वायुमंडलीय हवा की सहायता से ब्रेक शक्ति उत्पन्न करने के लिए वैक्यूम ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, जबकि एयर ब्रेक प्रणाली में हम क्या करते हैं, एयर ब्रेक प्रणाली में संपीड़ित हवा की सहायता से ब्रेक शक्ति उत्पन्न करने के लिए एयर ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। फिर है वैक्यूम ब्रेक सिलेंडर डिब्बे वैगन के अंडर फ्रेम में टूनियन ब्रैकेट की सहायता से खड़ी स्थिति में लटका होता है, जबकि एयर ब्रेक सिलेंडर डिब्बे वैगन के अंडर फ्रेम पर माउंटिंग ब्रैकेट की सहायता से क्षैतिज स्थिति में लगा होता है। फिर हम देखें यहाँ पर जैसे कि जो वैक्यूम एयर प्रणाली है, वैक्यूम ब्रेक प्रणाली में हम क्या करते हैं, कार्यरत करने के लिए वैक्यूम सिलेंडर के अलावा किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है, जबकि एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक शक्ति प्राप्त करने के लिए एयर ब्रेक सिलेंडर के अलावा DV, CR तथा AR में भी होना अनिवार्य है। वैक्यूम ब्रेक एप्लीकेशन के समय वायुमंडलीय हवा वैक्यूम सिलेंडर में पिस्टन के नीचे प्रवेश करती है, जबकि एयर ब्रेक एप्लीकेशन के समय AR की हवा है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन के पीछे प्रवेश करती है। और बाद में हम देखें वैक्यूम ब्रेक प्रणाली में क्या होता है, वैक्यूम ब्रेक प्रणाली में ब्रेक एप्लीकेशन के समय पिस्टन अंदर की तरफ कार्य करता है, जबकि एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक एप्लीकेशन के समय पिस्टन बाहर की तरफ कार्य करता है। फिर हम देखें वैक्यूम ब्रेक सिस्टम में 15% से 20% तक ब्रेक पावर कम क्षीण होते हैं, जिससे बार बार परीक्षण की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पावर की में कमी नहीं के बराबर होती है, जिससे बार बार परीक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैक्यूम ब्रेक स्टॉक में लंबी गाड़ी नहीं बना सकते, जबकि एयर ब्रेक स्टॉक में लंबी से लंबी गाड़ी बना सकते हैं। वैक्यूम ब्रेक सिस्टम की वहन क्षमता 3200 टन है, जबकि एयर ब्रेक ट्रेन का वहन क्षमता है 6000 टन है। और वैक्यूम ब्रेक में 4 व्हीलर वैगन के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा व रोलर वियरिंग वाले वैगन के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा एवं कोचिंग स्टॉक के लिए 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एयर ब्रेक सिस्टम में गुड्स स्टॉक के लिए 75, 90 और 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं कोचिंग स्टॉक के लिए 110, 130 और 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में लेसन ब्रेक पावर प्रमाण पत्र। लेसन ब्रेक पावर प्रमाण पत्र क्या है, तो इसका हम देखें, रेलवे बोर्ड प्रमाण पत्र संख्या 94 दिनांक 28/2/2000 तथा मुख्यालय पत्र संख्या दे रखी है 13/3/2000, 17/5/2000, संशोधित परिपत्र संख्या दे रखी है। ब्रेक पावर प्रमाण पत्र दिखाया गया है BPC ब्रेक पावर प्रमाण पत्र। ब्रेक पावर प्रमाण पत्र प्रमाणित किया हुआ एक दस्तावेज है जो गाड़ी परीक्षक द्वारा गाड़ी का गहन
परीक्षण करने के बाद ड्राइवर एवं गार्ड को उस स्थान से सुरक्षित संचालन हेतु दिया जाता है। यह 3 प्रतियों में बनाया जाता है, जिसकी एक प्रति गार्ड को, एक प्रति ड्राइवर को तथा तीसरा प्रति गाड़ी परीक्षक के पास रिकॉर्ड के रूप में रहता है। तीनों प्रतियों पर गार्ड, ड्राइवर और गाड़ी परीक्षक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। बीपीसी प्रमाणित करता है कि ट्रेन का गहन परीक्षण खाली अवस्था में किया गया है। ट्रेन में लगे हुए सभी वैगन परिचालन और लदान के लिए फिट हैं, अर्थात ट्रेन में कोई भी सिक वैगन नहीं है। ट्रेन में पर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर है। लोडेड ट्रेन की स्थिति में बीपीसी में गंतव्य स्थान लिखा होता है या लिखा हुआ है। बीपीसी में निम्नलिखित बातों की जानकारी दी जाती है, जैसे बीपीसी जारी करने वाले स्टेशन का नाम और दिनांक, बीपीसी के प्रकार और परीक्षण के प्रकार, बीपीसी संख्या, ट्रेन नंबर, लोडेड कार्यरत ब्रेक सिलेंडरों की संख्या, कुल ब्रेक सिलेंडरों की संख्या, बीपीसी की वैधता, ब्रेक पावर प्रतिशत, लोड पर इंजन लगने का समय, इंजन में बीपी प्रेशर की मात्रा, वॉक्यूम की मात्रा, ट्रेन में लगे हुए सभी वैगन और ब्रेक यान का नंबर, फिर मालिक और रेलवे का भी लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखें बाकी डिटेल जो क्या दी जाती है बीपीसी में। अगर बीपीसी अवैध है तो बीपीसी अवैध के कारण ड्राइवर, गार्ड और गाड़ी परीक्षक का नाम, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ड्राइवर कृपया भरें, मार्ग में पाई जाने वाली कठिनाइयों का विवरण एवं निवारण, मार्ग में पाए गए या काटे गए वैगनों का विवरण, लोडिंग अनलोडिंग स्थल पर ब्रेक कंटिन्यूटी, वैधता की पुनः जांच करें, ब्रेक पावर की गणना। किसी भी ट्रेन का ब्रेक पावर निम्नलिखित तरीके से ब्रेक पावर निकाला जाता है। ट्रेन की पूर्ण लंबाई में बीपी प्रेशर, वॉक्यूम निर्धारित मात्रा में चार्ज करें, ब्रेक एप्लीकेशन करें। एयर ब्रेक कितना है, बीपी प्रेशर 1.5 kg/cm² से कम करें। वॉक्यूम प्रेशर, वॉक्यूम शून्य करें, 5 मिनट इंतजार करें, ब्रेक एप्लीकेशन चेक करें। ब्रेक सिलेंडर कार्यशील होना चाहिए, ब्रेक ब्लॉक पहिए से जकड़े होना चाहिए। और प्रभावी ब्रेक पावर प्रतिशत कैसे निकालेंगे, TC माइनस DC डिवाइड बाई TC इंटू 100। TC है कुल ब्रेक सिलेंडरों की संख्या, माइनस DC है खराब ब्रेक सिलेंडरों की संख्या। इससे हम क्या निकालेंगे, प्रभावी ब्रेक पावर प्रतिशत निकालेंगे। जैसे कि 58 + 1 VOXN की लोड में 4 VOXN वैगन के DV आइसोलेट हैं, तो ट्रेन में कितना प्रतिशत ब्रेक पावर है। तो हम क्या करेंगे, 58 + 1 यानी 59 में से 4 खराब हैं, डिवाइड बाई 59 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5500 डिवाइड बाई 59, तो ये प्रतिशत आ जाएगा 93.22%। तो इतना ये सही है, तो 93.22% है, यानी कि इसको बीपीसी दिया जा सकता है। बीपीसी का रेट होगा 93.22%, इतना ब्रेक की क्वालिटी है। गुड्स स्टॉक के लिए क्या है, बीपीसी की वैधता गुड्स स्टॉक के लिए देखें। परीक्षण के प्रकार में बीपीसी का रंग, वैधता कितनी है, प्रारंभिक स्टेशन पर कितना है, मध्यवर्ती स्टेशन पर कितना है, और टेस्ट की टिप्पणी हम देखें। जैसे कि क्लोज सर्किट रैक पीला रंग होता है, सीसी क्लोज सर्किट रैक। ए ग्रेड परीक्षण स्थान से 7500 किलोमीटर या 35 दिन जो भी पहले पूरा हो जाए। बी ग्रेड परीक्षण स्थान से के देखें हम तो 6000 किलोमीटर और 30 दिन जो भी पहले पूरा हो जाए। अब यहाँ पर जो प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर 100% होनी चाहिए, मध्यवर्ती स्टेशन पर 90%, और लोडिंग व अनलोडिंग पॉइंट पर GDR चेक करेंगे हम। प्रीमियम रेक हल्का हरा होता है, प्रीमियम रेक परीक्षण का प्रकार बीपीसी के रंग में हल्का हरा रंग का होता है। इसमें क्या करते हैं, 12 दिन तक खाली स्थिति में एवं 3 दिन अधिक भरी स्थिति में 95% प्रारंभिक स्टेशन पर होनी चाहिए, मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर 75% होनी चाहिए, लोडिंग व अनलोडिंग पॉइंट और पर GDR चेक करेंगे। लोडिंग व अनलोडिंग पॉइंट पर PGR चेक करेंगे। फिर छोर से छोर तक हल्का हरा रंग होता है, लोडिंग से अनलोडिंग तक 90% ब्रेक पावर होना चाहिए, मध्यवर्ती स्टेशन पर 75% होनी चाहिए। फिर है VLC रेक कंटेनर रेक पीला रंग, कंटेनर रेक है तो क्या करेंगे, 6000 किलोमीटर या 30 दिन जो पहले पूर्ण हो 100% होगा ब्रेक पावर प्रतिशत, और मध्यवर्ती स्टेशन पर 90%। लोडिंग व अनलोडिंग के बाद TXR स्टाफ बीपीसी को रिवेलिंग करेंगे। फिर मिनिमम
मिलेनियम रेक सफ़ेद रंग का 7500 किलोमीटर पर 10 दिन से पहले जो पूरा होगा। 100% ब्रेक पावर, 90% बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान स्थिति में एयर ब्रेक मालगाड़ी सीसी रेक का ट्रायल रन 1000 किलोमीटर 45 दिन व सवारी गाड़ियों का ट्रायल है 45 किलोमीटर 5 दिन के लिए किया जा रहा है। बीपी स्पेशल रेक का संचालन 4500 किलोमीटर या 10 दिन जो भी पहले हो उसके आधार पर किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखें वो है GDR चेक। GDR चेक लिस्ट हम क्या करते हैं, GDR क्या होता है, GDR चेक लिस्ट क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो शुद्धि पत्र संख्या के अनुसार है फ्रेट ट्रेन का पोस्ट लोडिंग या पोस्ट टिपलिंग परीक्षण। गार्ड और ड्राइवर द्वारा मालगाड़ी का सुरक्षित संचालन किए हेतु किए गए संयुक्त परीक्षण को GDR चेक कहते हैं। यह ट्रेन परीक्षण की सुविधा न हो, जहां पर ट्रेन परीक्षण की सुविधा न हो उस स्टेशन से गार्ड एवं ड्राइवर को निम्नलिखित परिस्थितियों में GDR चेक करना चाहिए। रोड साइड स्टेशन से स्टेबल लोड निकालने से पूर्व, BPC अवैध होने पर, प्रत्येक लोडिंग के बाद, प्रत्येक टिपलर पर अनलोडिंग के बाद। BPC अवैध होने की स्थिति में GDR चेक करने के बाद ट्रेन का संचालन ट्रेन की दिशा में अगले परीक्षण स्टेशन तक करना चाहिए जिसकी प्रविष्टि संयुक्त मेमो में करना है। GDR चेक करने के दौरान गार्ड और ड्राइवर को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी चाहिए। पहला है रैक की इंटीग्रिटी 10 चौपहिया यूनिट और 4 8 पहिया वैगन से अधिक बदलाव न हो। रैक में केवल गाड़ी परीक्षण स्टाफ द्वारा सघन जांच के बाद फिट दिए गए वैगन ही लगे हों। सभी CBC और एयर हॉर्स सही तरीके से कपल एवं लॉक स्थिति में होने चाहिए। सभी वैगन के एंगल कॉक खुले स्थिति में होने चाहिए व अंतिम वाहन का पिछला एंगल कॉक बंद स्थिति में होना चाहिए और एयर हॉर्स सस्पेंशन हुक पर लटका होना चाहिए। MPT लोड हैंडल वैगन के खाली एवं भरी स्थिति के अनुसार सही पोजीशन में रखा होना चाहिए। ट्रेन में कोई भी लटकता हुआ पुर्जा नहीं होना चाहिए जो कि ट्रेन संचालन के लिए खतरा बन सके, जैसे कि पुल रोड, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रैकेट, ब्रेक ब्लॉक, ट्रैक एरिया पिन, ब्रेक गियर पिन है और CBC ऑपरेटिंग हैंडल आदि है। सभी वैगनों के हैंड ब्रेक रिलीज स्थिति में होना चाहिए। सभी वैगनों के दरवाजे बंद एवं लॉक स्थिति में होना चाहिए। फिर हम देखें ट्विस्ट लॉक सही पोजीशन में होना चाहिए। ट्विस्ट लॉक कोई भी हॉट एक्सल वाला वैगन नहीं होना चाहिए। ट्रेन का ब्रेक पावर प्रतिशत निकलना चाहिए। गार्ड एवं ड्राइवर क्या करेंगे, गार्ड एवं ड्राइवर प्लेन पेपर पर 3 प्रति में संयुक्त मेमो बनाएंगे। मेमो में ब्रेक पावर प्रतिशत, ट्रेन में पाई जाने वाली खराबियों का विवरण करेंगे। संयुक्त मेमो पर गार्ड एवं ड्राइवर दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। दोनों अपनी एक प्रति रखेंगे। गार्ड द्वारा दोनों प्रति पर स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए। तीसरी प्रति स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर को देनी चाहिए। स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर को सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करना चाहिए। ट्रेन के संचालन के लिए लाइन क्लियर प्राप्त करना चाहिए। ट्रेन संचालन के पूर्व कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहिए। पोस्ट लोडिंग और पोस्ट टिपलिंग के प्रोफार्मा की बात करें, जैसे कि दिनांक, लोको पायलट और गार्ड द्वारा जॉइंट चेक का परफॉर्मा, ट्रेन क्रमांक, लोड कहां तक जाना है, जारी करने की तारीख, लदान स्टेशन, ट्रिपलिंग स्टेशन, BPC क्रमांक, BPC जारी करने वाले स्टेशन का नाम कहां से है और लोको क्रमांक, लोड पर समय और दिनांक यहाँ पर होता है। लोको पायलट के हस्ताक्षर, गार्ड के हस्ताक्षर, लोको पायलट का नाम, गार्ड का नाम। यह मेमो 3 प्रति में बनाए जाएंगे। लोको पायलट और गार्ड अपनी अपनी प्रति रखेंगे और तीसरी प्रति स्टेशन मास्टर और यार्ड मास्टर को देंगे। फिर है क्लोज सर्किट रैक। ये क्या है क्लोज सर्किट रैक? CC रैक बोलते हैं जिसको क्लोज सर्किट रैक। BPC की वैधता 7500 किलोमीटर यह 35 दिन जो भी पूर्ण हो। प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर 100%, मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर 90%, BPC का रंग पीला होना चाहिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। BPC अवैध माना जाएगा यदि रैक नॉमिनेटेड सर्किट में नहीं चल रहा है, परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक स्टेबल होने पर, रैक के निर्धारित किलोमीटर या दिन पूर्ण होने पर, 2 आवधिक अनुरक्षण परीक्षण के बीच 4 वैगन से अधिक बदलने पर। CC रैक के अनुदेश की बात करें, रैक का परीक्षण नॉमिनेटेड A श्रेणी बेस डिपो पर होना चाहिए। सिर्फ ऑफ POH और ROH वैगनों से रैक का फॉर्मेशन होना चाहिए। प्रत्येक लोडिंग अनलोडिंग के उपरांत रैक का GDR चेक होना चाहिए। जहां ट्रेन परीक्षक स्टाफ उपलब्ध है वहां CNW स्टाफ द्वारा BPC रीवैलिडेट होना चाहिए। परीक्षण किए हुए अच्छे वैगन लगाने चाहिए। प्रीमियम रैक की बात करते हैं।
प्रीमियम ब्रेक में आ जाते हैं VOXN, VCN है, BRN है, VOVRN है। BPC की वैधता 12 दिन प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड यानी सिर्फ लोडेड में। प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर 95%, मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर 75% और BPC का रंग हरा। BPC अवैध माना जाएगा रैक इंटीग्रेटेड 4-8 पहिया वैगन से अधिक डिस्टर्ब होने पर, परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक स्टेबल होने पर। प्रीमियम एंड टू एंड रैक के अनुदेश की बात करते हैं। 12 दिन खत्म होने के बाद ट्रेन की दिशा में प्रथम नॉमिनेटेड परीक्षण स्टेशन पर रैक को परीक्षण के लिए देना चाहिए। 15 दिन के खत्म होने के बाद ट्रेन की दिशा में प्रथम नॉमिनेटेड परीक्षण स्टेशन पर रैक को खाली और लोडेड स्थिति में हो तो परीक्षण के लिए देना चाहिए। नॉमिनेटेड परीक्षण स्टेशन से ही प्रीमियम BPC जारी किया जाएगा। यदि खाली स्थिति में या नामित A श्रेणी परीक्षण स्टेशन पर रैक का परीक्षण नहीं किया जाता है तो सामान्यतः एंड टू एंड BPC जारी किया जाएगा। प्रत्येक लोडिंग और अनलोडिंग के बाद रैक का GDR चेक होना चाहिए। फिर है कंटेनर रैक। कंटेनर रैक क्या है? BPC की वैधता 6000 किलोमीटर या 30 दिन जो भी पहले पूर्ण हो तो कंटेनर रैक है BLCA और BLCV वाले। प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर 100%, मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर 90%, BPC का रंग पीला। फिर यहाँ पर क्या होगा? BPC अवैध माना जाएगा यदि रैक के निर्धारित किलोमीटर या दिन पूर्ण होने पर रैक नॉमिनेटेड सर्किट में नहीं चल रहा है, 2 आवधिक अनुरक्षण परीक्षण के बीच में 1 VLC यूनिट 2 VLCA प्लस 3 VLCV से अधिक होने पर। कंटेनर रैक के अनुदेश की बात करें, रैक की इंटीग्रिटी बनाए रखना चाहिए। प्रत्येक लोडिंग में अनलोडिंग के बाद रैक का BPC रीवैलिडिंग TXR स्टाफ द्वारा होना चाहिए। ऑफ POH और ROH वैगनों में रैक का फॉर्मेशन होना चाहिए। 6000 किलोमीटर के रैक में वैगनों की उपयोगिता नए वैगन 12 महीने तक तथा 9 महीने तक होनी चाहिए। गाड़ी परीक्षक के द्वारा परीक्षण किया हुआ 1 VLC यूनिट लगाना आवश्यक है। फिर है एंड टू एंड रैक। एंड टू एंड रैक है वैक्यूम एयर ब्रेक की बात करें, BPC की वैधता परीक्षण लदान उतरान परीक्षण अर्थात एक बार लदान हेतु। वैक्यूम ब्रेक के लिए हम बात करें, प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर 85%, मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर 75%, BPC का रंग गुलाबी होता है। एयर ब्रेक के लिए बात करें, प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर 90%, मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर 75%, BPC का रंग हरा होता है। BPC अवैध माना जाएगा कब? लोडेड ट्रेन के प्रमाण पत्र में गंतव्य स्टेशन नहीं लिखा है तो, खाली रैक लोडिंग पॉइंट पर 4 दिन के अंदर नहीं पहुंचता है तो, वैक्यूम ब्रेक्स स्टॉक के लिए, और फिर ट्रेन कंपोजिशन में 10 पहिया यूनिट और 4-8 पहिया वैगन और उससे अधिक बदलाव होने पर, परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक स्टेबल होने पर, और सामग्री ट्रेन को BPC की वैधता। एयर ब्रेक सामग्री ट्रेन 15 दिन, वैक्यूम ब्रेक सामग्री ट्रेन है वो 10 दिन होगी इसकी। फिर है सवारी गाड़ियों के लिए BPC की वैधता। सवारी गाड़ियों के लिए BPC की वैधता क्या है? मेल एक्सप्रेस यदि यह एक तरफा दूरी 7500 किलोमीटर से अधिक हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टेशनों पर फ्रेश BPC जारी किए जाएंगे। मेल एक्सप्रेस यदि एक तरफा दूरी 7500 किलोमीटर से कम हो लेकिन राउंड ट्रिप दूरी 7500 किलोमीटर से अधिक है तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही स्टेशनों पर फ्रेश BPC जारी किए जाएंगे। मेल एक्सप्रेस यदि राउंड ट्रिप दूरी 7500 राउंड ट्रिप दूरी 3500 किलोमीटर तक हो तो सिर्फ प्राइमरी स्टेशन पर फ्रेश BPC जारी किए जाएंगे। सेकेंडरी स्टेशन पर यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्टेबल किए जाते हैं तो सिर्फ कंटिन्यूटी चेक किए जाएंगे, अन्यथा ब्रेक पावर चेक करने के बाद मूल ब्रेक प्रमाण पत्र में ब्रेक पावर की प्रविष्टि की जाएगी। फिर इंटरकनेक्टेड मेल एक्सप्रेस की बात करें, यदि राउंड ट्रिप दूरी 3500 किलोमीटर तक हो तो प्राइमरी स्टेशन द्वारा फ्रेश BPC जारी करने के बाद 3500 किलोमीटर या 36 घंटे पूर्ण होने पर भी पुनः प्राइमरी स्टेशन पर फ्रेश BPC जारी किए जाएंगे। सेकेंडरी स्टेशन पर यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्टेबल किए जाते हैं तो सिर्फ कंटिन्यूटी चेक किए जाएंगे, अन्यथा ब्रेक पावर चेक करने के बाद मूल ब्रेक प्रमाण पत्र में ब्रेक पावर की प्रविष्टि की जाएगी। पैसेंजर ट्रेन टॉयलेट के साथ और इंटरकनेक्टेड पैसेंजर ट्रेन शटल की बात करें हम, प्राइमरी स्टेशन द्वारा फ्रेश BPC जारी करने के बाद 3500 किलोमीटर या 96 घंटे पूर्ण होने पर पुनः प्राइमरी स्टेशन पर फ्रेश BPC जारी किए जाएंगे। सेकेंडरी स्टेशन पर यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्टेबल किए जाते हैं तो सिर्फ कंटिन्यूटी चेक किए जाएंगे, अन्यथा ब्रेक पावर चेक करने के बाद मूल ब्रेक प्रमाण पत्र में ब्रेक पावर की प्रविष्टि की जाएगी। पैसेंजर ट्रेन टॉयलेट के बिना हम बात करें, प्राइमरी स्टेशन के द्वारा फ्रेश BPC जारी करने के बाद 3500 किलोमीटर या 7 दिन पूर्ण होने पर ही पुनः प्राइमरी स्टेशन पर फ्रेश BPC जारी किए जाएंगे तथा सेकेंडरी स्टेशन पर यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्टेबल किए जाते हैं तो सिर्फ कंटिन्यूटी चेक किए जाएंगे, अन्यथा ब्रेक पावर चेक करने के बाद मूल प्रमाण पत्र में ब्रेक पावर की प्रविष्टि की जाएगी।